तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इन तीनों का स्वागत। और सबसे पहले अजय जी, आप ही के पास आते हुए, कैंसर और अब कैंसर को लेकर के हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के लिहाज से अब हम काफ़ी ज़्यादा संपन्न भी हो गए हैं और तमाम कदम भी उठाए जाते हैं। इसी में से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना आपसे चाहूँगी कि उसकी भूमिका आप कैंसर के लिए कैसे देखते हैं। नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश से दुनिया में जा रहा है। हम लोग 2019 से इंदौर के अंदर हमने कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी हाल ही में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में हमने एक BR हेल्थ केयर सेंटर के साथ में हमने एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी स्टार्ट किया है। जैसे हम जानते हैं कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड होता है। मैं कहूँगा कि केवल सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन 3 ही के द्वारा पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट होता है। परंतु एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर का इलाज करने से मना कर देते हैं, पेशेंट को घर भेज देते हैं और घर सेवा करने के लिए बोलते हैं। मेटास्टेटिक स्टेज में एक बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद रिकरेंस होता है तो फिर पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता है कि उसे दोबारा से कीमोथेरेपी दी जा सके। पेशेंट बहुत पेन में होता है। हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हें मॉर्फिन पर डाल देते हैं और घर सेवा का बात करते हैं। देवेले हॉस्पिटल ने अपने रिसर्च अनुसंधान में ऐसी कुछ मेडिसिन का इन्वेंशन किया है। ये मेडिसिन मॉर्फिन जैसे पेन, जो मॉर्फिन जो ब्रेन को ब्लॉक करती है, और ऐसे पेशेंट जो 6-8 मॉर्फिन पर डे खाते हैं उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से ही बंद करते हैं। हमने जो अनुसंधान किया है, अंकोफोर्ट एक मेडिसिन है, पेंटाफोर्ट मेडिसिन है, 5-फुट मेडिसिन, न्यूरोटोन 1 है। ये सब मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी एनाल्जेसिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ये ऑक्सीजन जो सेल्स, कैंसर सेल अपेक्षा होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं और इसी वजह से पेन स्टार्ट होता है। तो पेन का कोई इलाज नहीं है। हमारी मेडिसिन उस पेन को कंट्रोल करती है, उसके नेक्रोसिस को, उसके ब्लीडिंग को, और जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे कंट्रोल करती है, उससे ठीक करती है। और हमारा जो पिछले 6 सालों का जो अनुभव है ये बताता है कि हमारे पास ऐसे मेटास्टेटिक के कैंसर पेशेंट है, जो लंग्स कैंसर है, लीवर कैंसर है, गॉलब्लैडर कैंसर है, पेनक्रेटिक कैंसर है, ये भी क्योर्ड हो गए हैं। इसका हमारे पास डाटा हमारे पास में है, इनकी MRI पेट स्कैन की रिपोर्ट हमारे पास में है। तो ऐसे सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं। तो मतलब इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। अब डॉक्टर संजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अमृता हॉस्पिटल की जब बात होती है तो काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी नाम भी हमने सुना है दिल्ली NCR में। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी, तो काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी हमने देखा है। ऐसे में अमृता हॉस्पिटल दिल्ली NCR में मौजूदा हॉस्पिटल से कितना अलग है? मैं थैंक यू करना चाहूँगा भारत 24 को फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अभी अगर पूरा देखा जाए तो करीब 80,000 हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में हैं और देयर आर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। एक स्टिफ कंपटीशन है लेकिन बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। अमृता हॉस्पिटल एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, विच इज़ 2600 बेड with 64 operation theaters, 574 critical care beds, with an exclusive pediatric hospital as a super speciality hospital. हमारी माता अमृतानंदमयी के गाइडेंस से ये हॉस्पिटल बना है। सो जो भी उनके अम्मा के पास जाता है तो शी गिव्स अ हग एंड शी लिसन्स टू द इश्यूज, द प्रॉब्लम, द गुड एंड द बैड। वैसे ही इस टैगलाइन अम्ब्रेस द गुड हेल्थ के फाउंडेशन से अमृता हॉस्पिटल बना है। सो अदर देन जस्ट द हॉस्पिटल विच इज both for private as well as for free and subsidized, it also has a medical college, it also has a nursing college और allied health, क्योंकि डॉक्टर को कोई भी परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत सारे allied health workers की जरूरत होती है। तो allied health college है, PhD programs, and we encourage जो MD DM हैं वो PhD भी करें तो they become clinician scientist, तो they other than just treating they also थिंक फ्रॉम द रिसर्च पर्सपेक्टिव। अब हो क्या रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन मेरे पास आदमी नहीं है।
इसलिए हमने बीटेक और एमटेक प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन चालू किया है, विच इज़ फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। और ये सारे बीटेक स्टूडेंट्स डॉक्टर्स के साथ मिलकर के बहुत सारे नए इनोवेटिव प्रोग्राम्स को बिल्ड कर रहे हैं। एक साइंस है मेडिसिन, लेकिन आर्ट समहाउ इज मिसिंग, द बिहेवियरल डजंट चेंज। तो हमने एक एमएससी इन सोशियोलॉजी एंड डेटा साइंस चालू किया है। सो अमृता हॉस्पिटल एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, जहाँ पे आप बिहेवियरल साइंस भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप हाई एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत ही हाई एंड एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, आपका मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, अलाइड हेल्थ साइंस की ट्रेनिंग भी हो रही है, और बहुत ही एडवांस्ड हाई एंड क्लिनिकल एक्सेलेंस के साथ ट्रीटमेंट भी हो रहा है। मतलब आपको एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, आपको जाने की कहीं और जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। अब डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, और आज जब हम दिल्ली में मौजूद हैं, खासतौर पर विकसित भारत 2047 की हम बात करें, तो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी इंडिया की भी बात हो और हेल्दी इंडिया ही आगे बढ़े। सवाल ये कि आज आप खुद देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के कई चेहरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आने वाले वक्त में भी सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। दिल्ली सरकार अपना बजट लेकर के आने वाली है। एज एन एक्सपर्ट, आप क्या मानते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण चेंजेस हो, क्या कुछ योजनाएं आए, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या कुछ खास होना चाहिए बजट में? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा अभी सीएम मैडम बता ही रहे थे कि बेसिक लेवल पे ही बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट बेसिक लेवल की बात करूँ तो दिल्ली का जैसे अभी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या दिल्ली में जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है, वो प्राइमरी लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे जो मोहल्ला क्लिनिक जो पहले थे, अभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदल रहे हैं, और आयुष्मान वेलनेस सेंटर्स में जो कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा दिल्ली में जैसे पॉली क्लिनिक्स होती थी, या जो भी हमारे डिस्पेंसरीज होती थी, एक दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी, उसके अलावा सीजीएचएस की डिस्पेंसरी या एमसीडीज की डिस्पेंसरी। तो जो बेसिक लेवल की हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो टर्शरी हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनका लोड थोड़ा कम हो, और उसके अंदर सभी तरह की जो एसेंशियल ड्रग्स है और एसेंशियल डायग्नोस्टिक सर्विसेज जो होनी चाहिए एज पर आईसीएमआर की गाइडलाइंस में, वो वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी चुनौती वो है आपकी ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। जैसे अभी भी फिलहाल कुछ दिन पहले का डेटा अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर अभी भी स्वाइन फ्लू के केसेस इतने ज़्यादा थे, या जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो मॉस्किटो के बाइट से होती है, और अभी जैसे मैडम भी बता रही थी कि जो ब्रीडिंग साइट है, जो पानी का काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है, वहाँ पर इस तरह के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ होलिस्टिकली उसमें तीनों चारों चीज़ों पे बजट एलोकेशन, सैनिटेशन पे भी, क्लीनलीनेस पे भी, और इसके अलावा जैसे एयर पोल्यूशन की तो हम बात ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो नेशनल प्रोग्राम है टीबी रेडिकेशन, वो यहाँ पर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो, और अभी जैसे आपका फिट इंडिया मूवमेंट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, तो वो फिट दिल्ली में भी, क्योंकि दिल्ली में अभी जो आपकी ILBS ने भी एक रिसर्च दिखाई थी कि दिल्ली के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को मेटाबॉलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जो है देखी जा रही है। तो उसके ऊपर भी, तो ये रिसर्च बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर हम ग्राउंड लेवल पे काम करें, और प्रिवेंटिव हेल्थ के ऊपर जैसा बात करते हैं, और अभी पैनल में भी डिस्कशन चल रहा था कि जितना हो सके हमारी जो NCDs बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भारत के अंदर, और खास तौर पे दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली को जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि नेशनल कैपिटल से सबकी एक्सपेक्टेशन उस तरह की होती है कि यहाँ पर सभी तरह की जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं वो ठीक तरीके से होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा स्किलिंग के ऊपर, क्योंकि अभी जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो हमारी डिस्पेंसरीज, पॉलीक्लिनिक्स हैं, या जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स भी है, वहाँ पे मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, खास तौर पे जो पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ्स हैं। तो जो स्किल हमारे कोर्सेज हैं, स्किल सेंटर्स में काफ़ी ज़्यादा अगर हम हेल्थ केयर कोर्सेज को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करें, स्किल इंडिया को भी उसके अंदर शामिल करके, ताकि वो ठीक तरीके से जो मैन पावर वाली चैलेंजेस है उसको पूरा किया जा सके। और जो दिल्ली की सीएम ने अभी बताया था कि बेसिक सुविधाएं जो हमारे हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है दिल्ली गवर्नमेंट के, जो कि 40 के करीब हॉस्पिटल है, अगर मैं बात करूं तो पूरी दिल्ली के अंदर मुझे लगता है 2 या 3 MRI होंगे। तो 2 या 3 MRI से कैसे पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को हम कैटर कर सकते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल लेवल पर चैलेंजेस है जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और आपने जिक्र किया कि कैसे अमृता हॉस्पिटल का पूरा कार्य है और कैसे दिल्ली के बाकी अस्पताल से वो अलग है।
लेकिन जब मैं इसके बारे में जान रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि आप लोग सामाजिक सेवा में भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, अभी तक कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? हम अभी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, वहाँ पे उसके आसपास के करीब 15 लार्ज विलेजेस हमने अडॉप्ट किए हैं और हम एवरी डे एक मेडिकल कैंप करते हैं और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो कि मदर एंड चाइल्ड केयर पे हो सकता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट साइंसेस पे हो सकता है, जनरल हाइजीन पे हो सकता है। एक हमारे बहुत ही सीनियर मॉन्क हैं जो कि अपनी टीम के साथ एवरी डे विलेज को विजिट करते हैं, वहाँ से अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स और अंडर प्रिविलेज्ड विमेन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम लेकर के उनको स्किल डेवलपमेंट, जैसे अभी सर ने बताया, उनको हम फ्री GDA, हाउसकीपिंग, CSSD, टेक्नीशियन कोर्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी हद तक ये कोर्सेज डिजिटल हैं जो कि हॉस्पिटल में प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके कोर्स ख़त्म होने के बाद हम उनको अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं और हमने करीब 120 टेलरिंग यूनिट विलेजेस में अडॉप्ट किए हैं और ये लोग टेलर करके हमारे ही ऑपरेशन थिएटर के ड्रेसेस या पेशेंट के ड्रेसेस हमको देते हैं और हम उनको उनका पेमेंट करते हैं। उसके अलावा हमने बहुत सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके अंदर चालू किया है, विलेजेस के अंदर बहुत सारे प्रिवेंटिव प्रोग्राम चालू किए हैं, क्योंकि अभी हम बहुत बीमार होने पे अस्पताल आना एक नॉर्म बन गया है। उसमें हम कुछ अच्छे हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, कुछ डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, कोई योगा मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दे करके, तो वो एक बहुत ही लार्ज स्केल हमारा प्रोग्राम है। हमारे पास कई गोल्फ कार्ट्स हैं जिसमें हम टो करते हैं पेशेंट्स को और हमारे एम्प्लॉयज़ को। सारे गोल्फ कार्ट्स हमारे लेडी ड्राइवर्स हैं जो कि विलेजेस से हैं और उनको हम ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हमारा पूरा काम ये है कि अदर देन हेल्थ, प्रिवेंशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, अडॉप्टिंग देयर एंड एजुकेटिंग फॉर गुड प्रैक्टिसेस, ये हमारा सोसाइटी की तरफ से हमारा एक दायित्व है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से अदा करें। बहुत अच्छी तरीके से लगातार आप लोग समाज में जुड़े हुए हैं और समाज में बदलाव लाने की आपकी कोशिश है। डॉक्टर अजय, आपके पास आते हुए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, कैंसर और कैंसर को लेकर के क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर कैंसर से आप ग्रसित है, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या आपको अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ बदलाव की क्या ज़रूरत होती है क्या, और क्या कौन कौन से चेंजेस आपको अपने लाइफ में जोड़ने पड़ते हैं? डेफिनेटली जब कैंसर इस समय जो हो रहा है वो लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, तो हमें लाइफस्टाइल तो हमें चेंज करना ही चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा जो फूड है वो पूरा पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, तो हमें ऑर्गेनिक फूड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, हमारे खाने का समय हमें चेंज करना चाहिए। इसका कैंसर की रोकथाम में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बहुत सारे हमारे कैंसर के जो मरीज हैं जिन्हें बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। एलोपैथी के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कैंसर पेशेंट जो होते हैं, कैंसर के सेल्स होते हैं, उनका फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो हाई न्यूट्रिशन डाइट की आवश्यकता होती है और कैंसर इसलिए ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कभी ठीक नहीं होता है। हमारा जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ट्रीटमेंट है इसके अंदर हम बोलते हैं कि पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद करना है, मिलेट्स का इस्तेमाल करना है, अल्कलाइन डाइट्स लेनी है, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और हमारा जो खाने का जो टाइम है, यदि हम 10 आवर्स और 14 आवर्स यदि हम फास्टिंग पर रहें, 10 घंटे हम हमारा मील रहे, ऐसा हम करते हैं तो हम 70 to 80% कैंसर की जो समस्याएं हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो उनको पेन हो रहा है, जो तकलीफें हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं और कैंसर की बीमारी से हम बाहर भी आ सकते हैं। तो हम जो अपने हॉस्पिटल में हम पेशेंट को जब एलोपैथी द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट से मना कर दिया जाता है, उस स्टेज में हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आयुर्वेद होम्योपैथी के अंदर पेशेंट को इस स्टेज में एडमिट नहीं करते हैं, परंतु देवेले हॉस्पिटल पेशेंट को बिना
एडमिट किए ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मेटास्टेटिक होते हैं, वो पेन में होते हैं, तो हम उन पेशेंट को जब एडमिट करते हैं और हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम 3 बार थेरेपी देते हैं, मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं और हमारी मेडिसिन से पेशेंट का 7 डेज के अंदर 70, 80, 90% तक पेन कंट्रोल होता है, उसके कॉम्प्लिकेशन खत्म होते हैं। तो वापस से पेशेंट में एक जीने की जो चाह होती है, इच्छा होती है, वो दोबारा से स्टार्ट होती है और उसके बाद में उसका फूड सब कुछ हम चेंज करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जिन्हें कहा जाता है कि इनकी लाइफ 15 दिन या 1 महीना है, वो पेशेंट 2 साल 3 साल से भी बढ़िया हैं और कई मेटास्टेटिक स्टेज के पेशेंट क्योर्ड भी हुए हैं। तो ये बात निश्चित है कि कैंसर से यदि हम लड़ें और उससे फाइट करें तो निश्चित ही आप कैंसर को हरा सकते हरा हैं। सकते हैं। अब समीर जी, आपके पास आते हुए इस प्रश्न के साथ कि दिल्ली में जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है सबसे बड़ी चुनौती इस दिशा में क्या है और इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? देखिए, जिस तरह की जो अभी फिलहाल पॉलिसीज चल भी रही है, अगर हम बेसिक लेवल पे थोड़ा सा और ज़्यादा उनको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कराएं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें बेसिक चीज़ें, हमारा खाना, फूड। अभी जैसे कुछ समय पहले हम लोगों ने टेस्टिंग की थी, जो वेजिटेबल्स दिल्ली में आ रही है, लोग खा रहे हैं, उनके अंदर हाई मेटल मिला था, मतलब लेड की क्वांटिटी उनके अंदर ज़्यादा थी। तो फूड सेफ्टी जैसे अभी उसके ऊपर काम काफ़ी ज़्यादा कर रही है, तो मैं समझता हूँ अगर और भी उसमें उनके फूड इंस्पेक्टर ज़्यादा बढ़े और मोबाइल फूड टेस्टिंग यूनिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हों, ताकि हम इसके ऊपर एक तो वहीं रोकथाम कर सके बीमारियों की। दूसरा, पानी की जैसे हम बात करते हैं, तो जो सैनिटेशन है या जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, तो कहीं पर भी अगर हमें ब्रीडिंग वाले ग्राउंड मिल रहे हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चेकिंग और ज़्यादा कर सके, सर्विलेंस कर सकें। तीसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सर्विलेंस को और ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम जो H1N1 के केसेस या और भी किसी भी तरह की इन्फेक्शियस डिजीज के केसेस पर्टिकुलरली एक सीजन में देखते थे, पर अब थ्रू आउट ईयर देखते हैं। तो थोड़ा सा सर्विलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके अंदर हम एयर क्वालिटी पे तो जैसा अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक जो हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी अगर युद्ध स्तर पे लोगों में थोड़ा सा और अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, ताकि जो एंटीबायोटिक का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक उस तरह से हो, और सही तरह से दवाएं जो आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि नकली दवाएं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, तो उसके ऊपर भी तो ये बेसिक चीज़ों पे काम होगा तो काफ़ी हद तक कई तरह की जो डिजीज़ का जो बर्डन है उसको हम वैसे भी कम कर सकते हैं। जी, अब मैं डॉक्टर संजीव जी आपके पास आना चाहूँगी और इस प्रश्न के साथ, क्योंकि आपने बताया कि फरीदाबाद में किस तरीके से आपका संचालन होता है हॉस्पिटल का, वहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर मुख्य तौर पर मैं अगर बात करूँ चिकित्सा अनुसंधान या फिर जो स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोग प्रदान करते हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, आप किस तरीके से चुनौतियाँ फेस करते हैं और इससे कोप अप करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए गए? तो अभी जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया है कि कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, अभी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सो वो चुनौतियां हरियाणा में भी है, फरीदाबाद में भी है, और बहुत ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर भी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अभी रिकमेंड करें एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग। 40 पे हमको मैमोग्राम रिकमेंड करना चाहिए, 35 एंड अबव हमको सीए सर्विक्स के लिए पैप्स में रिकमेंड करना चाहिए, 50 एंड अबव मेल्स में कोलोनोस्कोपी रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रिवेंटिव एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग है। और बियॉन्ड एज ऑफ 40 और 45 देयर हैज टू बी अ गुड स्क्रीनिंग फॉर लिपिड प्रोफाइल एंड हार्ट डिजीजेस। उसके अलावा हमें अडल्ट वैक्सीनेशन पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी वी आर ऑल फॉलिंग इल एंड गेटिंग एडमिटेड। अगर हम वैक्सीन, जैसे कोरोना के वैक्सीन के बाद कोरोना पे हम विजय पा लिए, उसके लिए बहुत सारे अडल्ट वैक्सीनेशन है, केवल अभी पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन ही केवल फेमस है। जैसे शिंगल्स वैक्सीन है हर्पीज जॉस्टर के लिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन अभी हम बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ देख रहे हैं, बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज बीन ईदर हाई और सिवियर। अगर हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लें और न्यूमोकोकल वैक्सीन और दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज उनको रिकमेंड करें, तो ये बहुत सारी उनसे हम बच सकते हैं। अभी हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की प्रेवलेंस स्टडी नहीं कर पाते, तो जिसने उन्होंने स्टडी करी है उन्होंने 19 to 20% डायबिटीज पॉपुलेशन में पाया है, जिनको 7 से 8% लोगों को ही पता था कि उनको डायबिटीज है।
तो बहुत सारी इट्स अ लार्ज पॉपुलेशन जो उनको मालूम ही नहीं है वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक स्टेज में है, तो वो उसके हिसाब से नीदर लाइफस्टाइल चेंज कर पाते हैं नॉर दे आर एबल टू गेट द मेडिसिन। अभी सर ने बताया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये एक पैंडेमिक की तरह है। अभी हमने केवल कोरोना पैंडेमिक झेला है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अब हालत ये है कि जो हम पहले बचपन में जो मेडिसिन लिया करते थे वो जी। अब असर नहीं कर रही, और अब ये बहुत ही एक मिनट बस आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी आ गए। एक बार जोरदार तालियां प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए, चांदनी चौक से सांसद हैं। आप अपनी बात आप सर कंप्लीट करें। सर प्लीज आप कंप्लीट करें। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की एक मिनट आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां सिरसा साहब के लिए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम तमाम सवाल, क्योंकि पर्यावरण पर सियासत भी काफी ज्यादा होती है, तो तमाम सवाल हम जरूर मंत्री जी से पूछेंगे। सर बहुत संक्षेप में। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फॉर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, स्ट्रोक, और इसकी रैशनल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे प्रधानमंत्री ने NTV प्रोग्राम 2025 तक किया है। सो देर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस विद ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ अटेंशन। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि ये हर हॉस्पिटल इसका बेड़ा उठाए, हर हॉस्पिटल रैशनलाइजेशन पे बढ़े, और वही हम दिल्ली में भी और दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में भी देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।